प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज आपको क्लास 9th के विज्ञान के बारे में बताया जाएगा। मैं राजवंत यादव आपको क्लास 9th के भौतिक विज्ञान के बारे में बताऊंगा। अब आप 6, 7, 8 छोटी कक्षाओं को पढ़ करके माध्यमिक कक्षाओं में आए हुए हैं। माध्यमिक कक्षाओं में जो विज्ञान था, वास्तव में वहाँ भी विज्ञान 3 पार्ट में विभक्त था, लेकिन उन 3 पार्टों को एक में जोड़ करके ही विज्ञान पढ़ाया जाता था और विज्ञान आओ करके सीखे सिद्धांत पर आपको विज्ञान पढ़ा दिया जाता था। अब क्या है, अब जो विज्ञान आपको मिलेगा वह विज्ञान 3 पार्ट में होने के साथ साथ 3 विषयाचार्यों द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो 3 विषयाचार्य होंगे वो अपने अपने विभाग को अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। मूल रूप से जो आपका विज्ञान का क्लास 9th का है वो 3 भागों में बटा हुआ है। उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो भौतिक विज्ञान होता है, सेकेंड पार्ट रसायन विज्ञान होता है और थर्ड पार्ट जीव विज्ञान होता है। इस विभाजन में कोई कोई किताब आगे पीछे दी गई है। तो आपको एनसीईआरटी बुक और कुछ सहायक बुकों के सहयोग से जो चीज़ें सामने आ रही उन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। आपको पहली कक्षा है, एक बात सीधी सी कहना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितना उत्साह है, यह निर्भर करता है कि आप कितना सीख पाएंगे। किसी विद्वान ने एक शेर कहा था कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख कितना बड़ा हो, जब तक हौसला नहीं उड़ने का है शुतुरमुर्ग की तरह जमीन पर दौड़ते ही रह जाओगे, उड़ नहीं सकते हो। तो हम चाहते हैं कि आप उत्साह के साथ विज्ञान को पढ़ने में जुटें और विज्ञान को सीखें। जो विज्ञान है आपको बताया कि ये 3 भागों में विभक्त है। आपका विज्ञान जो है वो 3 भाग में विभक्त है। पहला भाग भौतिक विज्ञान, और हम भौतिक विज्ञान का जो जनक, पिता, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहते हैं। पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। याद करने के लिए शॉर्ट में केवल न्यूटन बताया जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और रसायन विज्ञान के पिता लिवोसियर, जैसा भी, क्योंकि नाम अंग्रेजी में है, हिंदी में ट्रांसफर करने में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। अब आज आपकी पहली कक्षा है और इसमें कुछ चीजें आपको ऐसी पढ़ाई जाएंगी कि जो आपके सिलेबस में, जो बुक है आपके, उस बुक में नहीं दिखाई देगा। लेकिन खासियत यह है कि जब तक उस चीज को आप पढ़ नहीं लेंगे, उसको जान नहीं लेंगे, तब तक आपको विज्ञान पढ़ने में सरलता नहीं होगी। पुरानी किताबों में था, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय ये चीजें दी गई थी किताबों में क्रमबद्ध तरीके से, लेकिन किताबों को बदलने में, किताबों को छोटा करने में वो क्रम टूट गया। और क्रम टूटने के बाद जो आपका भौतिक विज्ञान पार्ट आता है वो थोड़ा सा व्यतिक्रम हो गया। तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं, लेकिन नोट इसका आप बनाएंगे क्योंकि ये मूल आधार है भौतिक विज्ञान सीखने का। तो आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा हम आपको पढ़ाते हैं, यद्यपि कक्षा 11 में आपको पूरा सिलेबस में ही मिलेगा। तो पहला टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं, जो टॉपिक है पहला, वो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको मापन। मेजरमेंट। मापन क्या चीज होती है? अब मापन की बात करने के पहले, जैसा कि आप कक्षा 6 में, 7 में, 8 में हमेशा इस बात को पढ़ते आए हैं कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो उस चीज से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बात क्या करते हैं? पहली बात करते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। क्या बात करेंगे
कि विज्ञान। यद्यपि इसकी बड़ी व्याख्या की जा सकती है, कई तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे सरल और आपको बोधगम्य तरीका है वह यह है कि किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। क्या किया जाए, अगर कोई भी विषय हो और उसको क्या किया जाए कि उस विषय को दो चीजें कर ली जाए कि क्रमबद्ध कर लिया जाए, क्रम से हो, और सुव्यवस्थित कर लिया जाए, उसकी एक व्यवस्था बना ली जाए। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम किसी भी विषय को क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं तो वो ज्ञान क्या हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। विज्ञान विशेष ज्ञान, साइंस को अलग अलग कर करके उसकी भी तमाम व्याख्याएं दी जाती हैं। संक्षिप्त में बातों को आगे बढ़ाते हुए तो किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मूलतः विज्ञान जो है वह विज्ञान मूल रूप से 3 शाखाओं में विभक्त है। क्या हुआ कि किसी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित, सुसंगठित भी आप लिख सकते हैं कि सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब इस विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। तो क्या क्या होती हैं? विज्ञान, इसकी 3 शाखाएं हो गई। भौतिक विज्ञान, दूसरी शाखा रसायन विज्ञान, और तीसरी शाखा जीव विज्ञान। अभी आपको बता दिया कि जो ये तीनों शाखाएं हैं, इन शाखाओं में भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को माना जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स, आइजैक न्यूटन। रसायन विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? रसायन विज्ञान का जनक लेवाशियर को माना जाता है। और जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। अब ये जो तीनों शाखाएं हैं, इन तीनों शाखाओं की परिभाषा होती है। भौतिक विज्ञान की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया हुआ है। हम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान क्या होता है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के गुण, संघट्ट, संरचना का अध्ययन किया जाता है कि वो बना कैसे हुआ है। जीव विज्ञान जीवन से संबंधित जितना भी अध्ययन, चाहे वो पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन हो, चाहे मनुष्यों के जीवन का अध्ययन हो, पशुओं के जीवन का अध्ययन हो, सजीव चीजों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग आ जाएं अपने मूल मुद्दे पर। हम लोग चर्चा करें भौतिक विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान को हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो क्या है भौतिक विज्ञान? भौतिक विज्ञान अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? फिजिक्स। तो इसकी कई परिभाषाएं हैं। 2 परिभाषाएं हम आपको बताते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें
द्रव्य के भौतिक फिजिकल भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये आपको पढ़ाया भी गया होगा, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। क्या है कि भौतिक विज्ञान क्या है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। या आप यहीं पर आकर के काम खत्म कर दीजिए, यहीं तक कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है कि जिसमें द्रव्य के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब भौतिक विज्ञान की एक और छोटी सी परिभाषा आप लिख सकते हैं, सबसे सहज परिभाषा कि केल्विन के अनुसार केल्विन एक वैज्ञानिक थे, केल्विन के अनुसार क्या होता है, केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान क्या होता है, मापन का विज्ञान है, मापन का विज्ञान है। अब इन्हीं दोनों बातों पर चर्चा कर लिया जाता है। क्या चीज है, पहली चीज आपको बताई गई कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब ये भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं कि जैसे किसी द्रव्य का भार कितना है, किसी द्रव्य में संरचना कैसी है, अणुओं की संरचना कैसी है, किसी द्रव्य का ताप कितना है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। तो जिस विज्ञान की शाखा के द्वारा उसका भार, उसका ताप, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, इन चीजों को नापा जाता है, विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। केल्विन ने सबसे सरल परिभाषा दी कि वास्तव में भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। मापन का विज्ञान होने का मतलब क्या है कि जिसमें चीजें बार बार मापी जा रही हों, जिससे हर चीजों को मापा जा सकता है। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्या कहलाता है कि ये मापन का विज्ञान है। इतनी चीजों में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सरलता से समझ में आ जाएगा। अब शब्द आया मापन का विज्ञान है, क्या लिखा आपने कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। तो मापन क्या चीज होता है, अगला टॉपिक आ गया मापन, मेजरमेंट। मापन क्या चीज होता है क्योंकि केल्विन जी कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, मापन का विज्ञान है। अब ये मापन क्या चीज होता है, मेजरमेंट क्या चीज होती है। जैसे आपको अगर कोई पैसा दे देता है तो आप गिनते हो कि इतने 100 रुपए हैं, वो पैसे की माप है। आपको कोई सौदा खरीदने जाया जाता है तो वो सौदा दिया जाता है 400 ग्राम का है, 500 ग्राम का है, 10 किलो का है, 1 क्विंटल का है, तो ये भी माप है। आप वस्त्र खरीदते हो तो उसमें भी माप होती है कि 1 मीटर कपड़ा लिया, 2 मीटर कपड़ा लिया, इतने मीटर कपड़ा लिया। चप्पल पहनना है तो उसमें भी होती है कि 7 नंबर का चप्पल है, 6 नंबर का चप्पल है, 3 नंबर का चप्पल है। तो वो चीजें माप है। माप माने किसी चीज की गणना करना, अनुमान लगाना कि ये किस साइज का है, किस आकार का है। तो मापन क्या चीज होती है, तो मापन की परिभाषा हम लिखते हैं कि मापन क्या होता है कि किसी भी राशि का उसके मानक से
तुलना मापन कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या चीज कहा गया कि किसी भी राशि का उसके मानक से तुलना, किसी भी राशि का उसके मानक से तुलना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब जो राशि होगी जिसको आपको मापना होगा, उस राशि का जो मापन करने का मानक होगा वह मानक भी विशिष्ट होगा। अब एक प्रश्न बनता है मन में कि भाई ये मापन के लिए मानक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे मान लीजिए कि आप पूरे क्लास के बच्चे हैं, आपको कहा गया कि हम कहीं दूर बैठे हैं कोई टीचर, और उन्होंने कहा कि जाओ और अपने बोर्ड की, ग्रीन बोर्ड की लंबाई नाप के ले आओ। कोई मात्रक तो दिया नहीं गया। अब क्या करेगा, कोई बच्चा आएगा तो अपने हाथ के हस्तबल से ऐसे इसके आकार को निकालेगा कि ये कितना हो गया। अब क्या स्थिति बनेगी, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा। तो जब छोटा बड़ा होगा तो कोई बताएगा सर 8 बार आया, कोई बताएगा 6 बार आया, कोई बताएगा 7 बार आया। तो इसमें एक द्वंद्व हो जाएगा कि वास्तव में वो कितनी बार का है। तो जब द्वंद्व हो जाएगा तो इस द्वंद्व को समाप्त करने का क्या विधि होगा कि एक पैरामीटर दे दिया जाए, कोई लकड़ी दे दी जाए, कोई साइज दे दिया जाए कि इससे लेकर के आओ। अगर साइज दे दी जाएगी तो साइज के बाद स्थिति ये बनेगी कि जितने लोग उस साइज से कंपैरिजन करोगे उतने लोगों को वो माप उतनी ही आएगी। जैसे मान लीजिए कि पटरी है, अब पटरी है तो हमने इस पटरी को लिया और पटरी से मापना शुरू किया, 1 2 3 समथिंग। तो जितने भी लोग इसको माप करोगे उतने लोगों को वही आएगी 3 के बाद समथिंग, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तक वो एक नियत राशि नहीं बनाई गई है, कोई यूनिट नहीं बनाई गई है, कोई मानक नहीं बनाया गया है, तब तक ये मापन अलग अलग आता है। तो मापन जब हम करते हैं तो 2 चीजें उसमें आती हैं। जैसे आपने लिखा कि राम का वजन 40 किलोग्राम है, ठीक। आपने लिखा कि श्याम ने 20 मीटर कपड़े खरीदे, ऐसा आप लिख सकते हो कि इस समय तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखो इसमें 2 चीजें आ रही हैं। एक ये वाली चीजें आ रही हैं, ये आंकिक मान है। क्या है, आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये वाली जो ये चीजें जो आ रही है 1 2 3, ये क्या आ रहा है, ये मात्रक है। यानी कि जब हम मापन करते हैं किसी राशि का तो 2 चीजें हमको प्राप्त होती हैं। क्या क्या प्राप्त होती हैं, एक आंकिक मान प्राप्त होता है और एक यूनिट मात्रक प्राप्त होता है। तो मापन के द्वारा 2 चीजें मिलती हैं, एक होता है आंकिक मान और एक होता है मात्रक। तो मापन से हमको क्या प्राप्त हुआ कि 2 चीजें मापन से 2 चीजें प्राप्त हो रही हैं, 2 चीजें प्राप्त हो रही हैं। क्या क्या, एक नंबर 1 आंकिक मान, और नंबर 2 क्या प्राप्त हो रहा है, मात्रक। कि भाई ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये किलोग्राम है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो मापन हम करते हैं तो 2 चीजें प्राप्त होती हैं, एक प्राप्त होता है आंकिक मान और एक चीज प्राप्त होता है मात्रक। तो हमने क्या कहा, मापन क्या होता है कि किसी भी राशि का उसके मानक से तुलना, मानक माने ये मात्रक, मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। जब हम मापन करते हैं तो 2 चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या प्राप्त होती हैं, आंकिक मान प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, मात्रक प्राप्त होता है। अब जरा सा इन दोनों चीजों पर हम चर्चा कर लें कि आंकिक मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है। आंकिक मान को हिंदी में संख्यात्मक मान भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं,
संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान या आंकिक मान। संख्यात्मक मान या आंकिक मान। अब देखिए संख्यात्मक मान या आंकिक मान क्या दर्शाता है, संख्यात्मक मान आंकिक मान होता क्या चीज है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि आंकिक मान यह दर्शाता है कि दी गई राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार सम्मिलित है। यानी कि जब हमने इसकी लंबाई का मापन किया तो उस पटरी को कितनी बार इसमें रखा जा सका, वही इसमें सम्मिलित होना कहलाएगा। यानी कि आंकिक मान क्या दर्शाता है कि जो उसका मात्रक है वह मात्रक दी गई राशि में कितनी बार सम्मिलित है। तो जैसे हमने कहा कि राम का वजन 40 किलोग्राम है, तो जो ये किलोग्राम का एक यूनिट है, 1 किलोग्राम, अगर हम 40 1 किलोग्राम के बांट रखें तो राम के वजन के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो 40 संख्या है, आंकिक मान है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो किलोग्राम है मात्रक इसका, वह किलोग्राम मात्रक इस दी गई राशि में, दी गई राशि माने राम के वजन में कितनी बार है, 40 बार है। सहज बात है। तो आंकिक मान क्या होता है कि आंकिक मान ये दर्शाता है कि दी गई राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। अब अगला टॉपिक आपके सामने आता है कि ये मानक क्या चीज होता है। गौर करिए, मात्रक या मानक। मात्रक अब मात्रक क्या होता है कि जिस किसी भी मात्रक से जिस किसी भी मानक से, सही, मानक शब्द ही सही है, मानक से दी गई भौतिक राशि की तुलना की जाती है, क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। अब जो भौतिक राशियां होती हैं उस निश्चित भौतिक राशि की तुलना एक निश्चित मानक से ही की जा सकती है। जैसे मान लीजिए अभी आपसे कोई कहे कि आप बताइए आपका वजन कितने लीटर है, तो आपको हंसी आएगी, ये चीज तो असंगत है, क्योंकि वजन को कभी भी लीटर में नहीं नापा जाता है, बल्कि उसको क्या किया जाता है, तौला जाता है, भार उसको निकाला जाता है, किलोग्राम में आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो राशि है उस राशि के अकॉर्डिंग, उस राशि के अनुसार उसका मात्रक निश्चित किया गया है कि उस मात्रक को उस राशि से तुलना किया जाए।
अब राशि क्या चीज होती है? राशि माने जैसे गांव में जब लोग गेहूं धान अनाज कोई पैदा होता है तो कहते हैं, पूछते हैं लोगों से कि भाई कितनी राशि पैदा हुई। राशि माने एक वस्तु का समूह, एक वस्तु का बड़ा समूह, उसको राशि बोला जाता है। अब वो जो राशि है, उस राशि को उसके मात्रक से तुलना कर दिया जाए तो वह बिल्कुल गणितीय प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी कि मात्रक क्या चीज है, जिस किसी भी मानक से दी गई भौतिक राशि की तुलना की जाती है क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। अब अगला टॉपिक आपका आता है कि राशियां, क्वांटिटीज, राशियां। राशियां क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार क्या होता है कि व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां, मूल राशियां। और दूसरी चीज क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां। तो अब राशि क्या हो गई? ये दो प्रकार की हो गई कि एक मूल राशि हो गई, एक व्युत्पन्न राशि हो गई। अब मूल राशि क्या चीज होती है कि जो राशि पूर्णतया स्वतंत्र हो, मतलब कि वह किसी चीज पर आश्रित ना हो, ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। तो अब मूल राशि के बारे में हम चर्चा कर लें और व्युत्पन्न राशि के बारे में चर्चा कर लें, फिर इनके मापन में प्रयुक्त होने वाले मात्रकों की चर्चा कर लें। तो क्या चीज है कि मूल राशि, मूल राशि। भौतिक विज्ञान में कुल 7 मूल राशियां होती हैं। कितनी होती हैं? कुल 7 मूल राशियां होती हैं। नंबर 1 लंबाई। पहली मूल राशि क्या हो गई? लंबाई। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 3 ताप। नंबर 4 विद्युत धारा, विद्युत धारा। नंबर 5 ज्योति तीव्रता। लंबाई, द्रव्यमान, ओहो बीच में समय छूट गया, कोई बात नहीं, आगे पीछे करने से इसका कोई अर्थ परिवर्तित नहीं होगा। यहां हो गया समय। और नंबर 7, इसको क्रम बदल ही दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये छूट गया, आगे पीछे हो गया। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और 7वीं मूल राशि क्या हो गई? पदार्थ की मात्रा। यद्यपि परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि पूर्णतया स्वतंत्र, जो एक दूसरे पे आश्रित न हो, राशियों को मूल राशियां कहते हैं। अब इन मूल राशियों को मापने के लिए जो मात्रक प्रयोग में आते हैं, उन मात्रकों को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो अब एक परिभाषा मूल मात्रक आती है, ये कभी कभी पूछा जाता है, व्यवहार में भी आपको जानना चाहिए। तो क्या चीज है कि मूल मात्रक क्या चीज होता है? मूल मात्रक तो क्या होता है कि मूल राशियों के मापन में
मापन में प्रयुक्त होने वाले मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रक कहा जाता है। अब भौतिकी में आपको 7 मूल राशियां बताई गई। उन 7 मूल राशियों के मापन में जो मात्रक प्रयुक्त होंगे उन्हें मूल मात्रक कहेंगे। क्या कहा कि मूल मात्रक क्या है? कि मूल राशियों के मापन में प्रयुक्त होने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। एक बार फिर से, कि मूल राशियों के मापन में प्रयुक्त होने वाले मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। यानी कि जो मूल राशियां हैं हमारी, उनको मापने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हीं मात्रकों को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने जाना कि मूल राशियां जब 7 प्रकार की होती हैं तो मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं। अब आपको क्या करना है? इधर लिख देते हैं मूल राशियां। मूल राशियां, और इधर लिख देते हैं मूल मात्रक। मूल राशि कौन सी? पहली लंबाई। लंबाई मूल राशि को मापने के लिए कौन सा मात्रक प्रयुक्त होता है? मानक मीटर। क्या चीज प्रयुक्त होता है? मानक मीटर। कपड़ा किसे लेते हो? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मानक मीटर। नेक्स्ट, द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान माने भार। तो द्रव्यमान, अब द्रव्यमान को मापने के लिए क्या किया जाता है? मानक किलोग्राम। मानक किलोग्राम। उसके बाद समय। तो समय के मापने के लिए मानक सेकेंड। फिर ताप, केल्विन। ज्योति तीव्रता, कैंडिला। विद्युत धारा, आगे पीछे हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा, एम्पियर। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7वां क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको कैसे नापते हैं? मोल में। अब देखिए, इनको दर्शाने के लिए कुछ संकेत हैं कि कैसे संकेतों से दर्शाया जाता है। इसको छोटा कर देते हैं, बगल में संकेत लिखने की जगह आ जाएगी। मानक किलोग्राम। अब मीटर को स्मॉल m से दर्शाते हैं, किलोग्राम को स्मॉल kg से दर्शाते हैं, सेकेंड को स्मॉल s से दर्शाते हैं, केल्विन को कैपिटल K से दर्शाते हैं, कैंडिला को स्मॉल cd से दर्शाते हैं, एम्पियर को कैपिटल A से दर्शाते हैं, और मोल को स्मॉल MOL लिखते हैं। अब जब इसको आप देखते हैं तो ध्यान देने की चीज क्या है? मानक मीटर स्मॉल m, मानक किलोग्राम स्मॉल kg। ये K स्मॉल है, ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो स्पष्ट करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल kg। मानक सेकेंड स्मॉल s, केल्विन कैपिटल K, कैंडिला स्मॉल cd,
एम्पियर कैपिटल ए, मोल स्मॉल MOL। लेकिन दो चीजें, एक ये और एक ये, इनको कैपिटल लेटर में क्यों दर्शाया गया? जब सारे संकेत स्मॉल लेटर्स में हैं तो इन दो संकेतों को कैपिटल लेटर में क्यों दर्शाया गया? ऐसा प्रश्न आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो मानक किसी वैज्ञानिक के सम्मान में उसके नाम पर लिए गए, जैसे केल्विन एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में ताप के मात्रक को हम क्या कहा? केल्विन कहा। तो जो मानक किसी वैज्ञानिक के सम्मान में उसके नाम पर रखे गए हैं, ऐसे मानकों को हम कैपिटल से दर्शाते हैं। लेकिन जो मानक केल्विन एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर उनके सम्मान में रखा गया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में रखा गया। तो जो मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम से लिए गए हैं, उनके सम्मान के लिए लिए गए हैं, वो कैपिटल लेटर्स में दर्शाए जाते हैं। लेकिन जो ऐसे नहीं हैं, उनको स्मॉल लेटर्स में दर्शाया जाता है। तो आपको पता हो गया कि भौतिकी में मूल राशियां 7 हो गई: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक हो गए मानक मीटर, द्रव्यमान का मानक किलोग्राम, समय का मानक सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। अब इन सातों मात्रकों को अलग अलग व्यवस्थित रूप से इनकी वैज्ञानिक परिभाषाएं भी याद करवा दी जानी चाहिए, बता दी जानी चाहिए। लेकिन चूंकि जो ऑनलाइन क्लासेज है उनकी एक सीमा है, बहुत विस्तृत बातें नहीं की जा सकती हैं, एकदम लिमिटेड बातें की जा सकती हैं, इसलिए इनको आप इतना ही याद करके आगे बढ़ जाइए। वैसे भी ये सिलेबस में है नहीं। अगली एक टॉपिक पे तुरंत ही चर्चा कर लें, फिर कल मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के बारे में चर्चा की जाएगी। अगली टॉपिक पे चर्चा कर दें कि पूरक राशियां। जो 7 मूल राशियां हैं, उन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त भौतिक विज्ञान में 2 पूरक राशियां होती हैं। ये 2 पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं? एक होता है कोण, गणित में आप पढ़ते ही हो कोण, और दूसरा होता है घन कोण। ये चीज आप नहीं जानते हो, घन कोण क्या होता है। कोण तो आप जानते हो, घन कोण क्या होता है ये नहीं आप जानते हो। तो कोण और घन कोण ये कौन सी चीज है? ये पूरक राशियां हैं। और पूरक मात्रक क्या होते हैं कि पूरक मात्रक होते हैं कि पूरक राशियों के मापने के मात्रक को पूरक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। तो क्या है? पूरक राशि क्या हो गई? कोण, और कोण को नापते हैं रेडियन में। और हो गया घन कोण। तो घन कोण को कैसे नापते हैं? स्टेरेडियन में। क्या हुआ कि पूरक मात्रक क्या होते हैं? पूरक राशियों के मापन में प्रयुक्त होने वाले मात्रकों को पूरक मात्रक कहा जाता है। तो 2 पूरक राशियां हो गई, कोण और घन कोण। कोण को मापा किसमें? रेडियन में। और घन कोण को किसमें नापा? स्टेरेडियन में। तो ये रेडियन और स्टेरेडियन क्या हो गए? 2 पूरक मात्रक हो गए। आज के लिए इतना ही। एक बात के साथ कि कोशिश अगर आप करें तो कभी भी आपकी हार नहीं हो सकती है। आप कोशिश करें,
कि अधिक से अधिक पढ़ें। पढ़ने के साथ जो आपको लाइव क्लास दिए जा रहे हैं, इन क्लास के आधार पर आप नोट बनाने का प्रयास करें। जहां आपको व्यक्तिगत कोई समस्या होती है, कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट करें, आपको जवाब दिया जाएगा, आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। या आप ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ बताई गई, ये समझ में नहीं आई, उस पर थोड़ा सा प्रकाश फिर से डाला जाएगा। यद्यपि ये जो आपको टॉपिक पढ़ाई जा रही है, 2 टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, वो आपकी बुक में जो वर्तमान पुस्तक चल रही है भौतिक विज्ञान की कक्षा 9 की, उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन ये आधार है, जब तक इसको आप जानोगे नहीं तब तक आप आगे की चीज़ों को पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए ये पुरानी चीज़ें आपको थोड़ी सी बता दी जा रही हैं। इनका ज्ञान हो जाने के बाद आपको सरलता से भौतिक विज्ञान समझ में आने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल अगली कक्षा के लिए मिलते हैं। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ भी नहीं होता, बस हौसलों में उड़ान होती है। हौसला बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए, नोट बनाते रहिए। हौसले से आप हर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।